नमस्कार दोस्तों, आज अपन शुरू करेंगे जियोग्राफी का चैप्टर फॉर एग्रीकल्चर। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको 4 लाइन कहना चाहूँगा कि भरे पेट जो सभी का माटी में फसल उगाता है, भारत माता का लाल वही अपना किसान कहलाता है। तो जी हाँ, आज अपन किसान के बारे में बात करने वाले हैं, है ना। उसकी खेती के करने के ढंग के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि हम एग्रीकल्चर चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपन चैप्टर। सबसे पहले अपन इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लेते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर चैप्टर की शुरुआत कहाँ से होती है। तो सबसे पहले शुरुआत होती है इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर का क्या इम्पोर्टेंस है। और एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन इसी तरीके से आता है कि एग्रीकल्चर के आप इम्पोर्टेंस बताइए। तो दोस्तों, इंडिया जो है वो एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट कंट्री है ना, क्योंकि 2/3 जो यहाँ की पॉपुलेशन है, 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, मतलब यहाँ की 2/3 जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इंगेज्ड है, मतलब कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करती है वो, ठीक है। और वो इसलिए भी इंगेज्ड है क्योंकि प्राचीन समय से, एंशियंट टाइम से हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ऑक्यूपेशन किया गया वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की गई, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या कहता है, एग्रीकल्चर इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटी। और एग्रीकल्चर जो है वो एक ऐसी एक्टिविटी है जिसे अपन प्राइमरी लेवल पर देख सकते हैं, है ना। सबसे पहले भी कोई कुछ चीज़ का प्रोडक्शन होगा तो वो खेत के अंदर ही होगा, है ना। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये हमारे लिए फूड प्रोड्यूस करता है, फूड के लिए फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है ना। फूड ग्रेन्स के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूस करने का काम करता है। और हम इसे कंज्यूम करने के लिए इस्तेमाल, फूड को कंज्यूम करते हैं हम, है ना। तो फूड से रिलेटेड मटेरियल को प्रोड्यूस करता है जिसे हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जैसे कि टी हैं, कॉफ़ी है ना, स्पाइसेस हैं, है ना। ये हमारे देश से एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं रॉ मटेरियल। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो करते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। किसके लिए प्रोड्यूस करते हैं, वो डिफरेंट वेरियस टाइप की इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए, रॉ मटेरियल किसे कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में पहले लगने वाला जो सामान होगा, है ना, जिससे कोई सामान बनाया जाएगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा। जैसे कि कपड़ा बनाने के लिए कॉटन की ज़रूरत होगी, तो कॉटन ऐसे क्या हो गया, रॉ मटेरियल। शुगर बनाने के लिए शुगर केन की ज़रूरत होगी, तो शुगर केन यहाँ पर रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है। तो शुगर केन जो है वो शुगर बनाने के लिए रॉ मटेरियल होगा, सोयाबीन जो है वो ऑयल बनाने के लिए रॉ मटेरियल होगा, और कॉटन जो है वो क्लॉथ बनाने के लिए रॉ मटेरियल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और ये सभी कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, एग्रीकल्चर में। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग की, मतलब कि कौन कौन सी फार्मिंग की टाइप्स होती हैं। तो देखिए, हमारे कंट्री के अंदर डिफरेंट टाइप की एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की जाती हैं, जिसमें हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। यानी कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है। सबसे पहले प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि सब्सिस्टेंस क्या होता है। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है सेल्फ कंजप्शन, यानी कि खुद का जीवन चलाने के लिए, एक जीवन यापिका चलाने के लिए जिसकी ज़रूरत होती है उसे सब्सिस्टेंस बोला जाता है। तो ऐसी खेती जो कंजप्शन के लिए की जाती है, है ना, कोई चीज़ कंज्यूम करने के लिए की जाती है, उसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। अब बात आती है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग किसे बोलते हैं। तो प्रिमिटिव मतलब होता है प्राचीन, जो पुरानी जो हमारी खेती करने का जो तरीका है, तौर तरीका है, एग्रीकल्चर करने का जो एक्टिविटीज़ है, उसे हम बोलते हैं प्रिमिटिव। तो इसका मतलब हो गया कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग उसे कहेंगे जहाँ पर खेतों में क्या किया जाता है, जो फसल उगाई जाती है वो सेल्फ कंजप्शन के लिए उगाई जाती है, वो भी प्राचीन तरीक़ों से, प्रिमिटिव तरीक़ों से, है ना। पुराने ज़माने में जो हमारे किसान खेती करते थे उन तरीक़ों से जो खेती होती है उसे अपन प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। चलिए, अब अपन इसके अंदर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ही स्मॉल पैच ऑफ लैंड पर
की जाती है। मतलब कि छोटे छोटे लैंड के जो पेच होते हैं, टुकड़े होते हैं, ज़मीन के जो टुकड़े होते हैं, ज़मीन के जो भाग होते हैं, हिस्से होते हैं, उससे अपन पेच ऑफ लैंड बोलते हैं। तो उसी पेच ऑफ लैंड पर यह प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की जाती है। कैसे की जाती है? विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स, कुछ प्रिमिटिव टूल्स की मदद से, जैसे हाउ, डाउ, डिगिंग स्टिक की मदद से, जैसे कि हल वगैरह हो गया आपका, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, और डिगिंग स्टिक मतलब खुरपी, जिससे खोदा जाता है ना। लकड़ी की एक स्टिक होती है जिससे खुदाई की जाती थी पुराने ज़माने में, तो उसे डिगिंग स्टिक बोलते अपन। तो इन प्रिमिटिव टूल्स से खेती की जाती है। और ये खेती कौन करते हैं? या तो फैमिली मेंबर करते हैं या कम्युनिटी लेबर करते हैं, है ना। आसपास के लोग, वो मिलकर सारे लोग जो है क्या करते हैं? खेती करते हैं। यानी कि इसमें टोटल लेबर जो है वो काम करता है ना। मजदूर काम करते हैं, लोग काम करते हैं, परिवार के सदस्य काम करते हैं, फैमिली मेंबर काम करते हैं। अच्छा, इस खेती को, इस प्रकार की एग्रीकल्चर एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इसे स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अच्छा, स्लेश का मतलब तो हो गया काटना, और बर्न का मतलब हो गया जलाना। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं अपन? स्लेश एंड बर्न। क्यों? क्योंकि ये जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होती है ना, इसमें क्या किया जाता है? पहले पेड़ों को काटा जाता है, फिर उनको जला दिया जाता है, और उसकी जो राख बच जाती है ना, वो वहीं पर मिला दी जाती है, ठीक है। और फिर वहाँ पर खेती की जाती है। तो इस वजह से इसे स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या करता है फार्मर? एक पेच ऑफ लैंड क्लियर करता है, मतलब कि एक पेच ऑफ लैंड पर जो पेड़ पौधे उगे रहते हैं उन्हें काट देता है और उन्हें वहीं पर जला देता है, और उसकी जो वहाँ राख होती है वो उसी में मिला देता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो क्या करता है? वो वहाँ पर फसलों का उत्पादन करता है, वहाँ पर फसल उगाता है ना। तो वहाँ पर फूड क्रॉप्स ग्रो की जाती है ना। वो अपनी फैमिली के लाइफ को सस्टेन करने के लिए, है ना, अपनी जीवन यापिका चलाने के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर ए फ्रेश पेच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन। अब क्या होता है कि जब जिस पेच ऑफ लैंड पर उन्होंने जलाकर, है ना, पेड़ जलाकर, पेड़ को काट कर, पेड़ को जलाकर खेती करी थी, तो कुछ समय तक तो वहाँ पर वो खेती करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है? लूज़ हो जाती है। मतलब वहाँ की उपजाऊ क्षमता कमज़ोर हो जाती है, जिस वजह से वो क्या करते हैं? वो शिफ्ट हो जाते हैं दूसरी जगह पर। फिर वहाँ पर वही प्रोसेस वो करते हैं। वो क्या करते हैं? फिर एक नया पेच ऑफ लैंड वो काटते हैं, मतलब कि वहाँ पर पेड़ पौधे काटते हैं, फिर जलाते हैं, और फिर वहाँ पर वो खेती करते हैं, है ना। तो व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर द फ्रेश पेच लैंड फॉर कल्टीवेशन। वो एक नया फ्रेश पेच ऑफ लैंड को क्या करते हैं? क्लियर करते हैं और वहाँ पर खेती करना शुरू कर देते हैं। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउ नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल थ्रू द नेचुरल प्रोसेस। अच्छा, वो ऐसा शिफ्टिंग इसलिए भी करते थे क्योंकि जहाँ पर उन्होंने खेती करी थी पहले, तो वो शिफ्ट करने से क्या होती है कि कुछ समय बाद नेचुरल प्रोसेस के थ्रू वहाँ पर उसकी फर्टिलिटी वापस मेंटेन हो जाती है ना। और वहाँ पर फर्टिलिटी वापस से आ जाती है, मतलब कि जो खोई हुई उसकी उपजाऊ क्षमता होती है वो वापस से आ जाती है। इस वजह से वो शिफ्ट करते हैं। अब देखिए कि इस प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को हम अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जानते हैं। इसे हम जूमिंग बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, है ना, जूमिंग बोला जाता है इसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। जो नॉर्थ ईस्ट साइड में जो स्टेट है हमारे, उसे अपन जूमिंग बोला जाता है इस प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को। जैसे कि कौन सा स्टेट है वो? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इस प्रकार के कुछ स्टेट है जहाँ पर इन्हें जूमिंग बोला जाता है। और अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग नाम भी है। तो एग्ज़ाम में आपका इस वाले पैराग्राफ से MCQ टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस जूमिंग को मैक्सिको में क्या बोलते हैं, सेंट्रल अमेरिका में क्या बोलते हैं, वेनेजुला में क्या बोलते हैं। जैसे मिल्पा है ना, इसे मैक्सिको सेंट्रल अमेरिका में बोलते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये डिफरेंट डिफरेंट नेम्स दे रखे हैं जो आपको लर्न करने रहते हैं। जैसे कि इंडिया में इस प्रिमिटिव कल्टीवेशन को बेवार बोलते हैं, दहिया बोलते हैं कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। पोडू और पेंडा बोलते हैं आंध्र प्रदेश में। इसी प्रकार से अलग अलग राज्यों में अलग अलग इसके नाम है। तो ये नाम आपको लर्न करने रहते हैं।
तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की। देखिए यहाँ पे भी सब्सिस्टेंस आ रहा है, इसका मतलब ये भी सेल्फ कंजप्शन के लिए होता है, कंज्यूम करने के लिए, है ना, अपना जीवन याचिका चलाने के लिए फार्मिंग होती है, लेकिन ये इंटेंसिव होती है। अब ये क्या होती है हम समझाते देखा आपको। देखिए ये फार्मिंग जो होती है ये उस एरिया में प्रैक्टिस की जाती है जहाँ पर हाई पॉपुलेशन होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होता है और लैंड पर हाई पॉपुलेशन का प्रेशर होता है, उस जगह पर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। देखिए क्या होगा कि देखिए कम ज़मीन होगी तो वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि परिवार के सदस्यों की संख्या तो बढ़ जाएगी लेकिन ज़मीन तो नहीं बढ़ेगी, तो कम ज़मीन पर ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बायोकेमिकल इनपुट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाई डोजेस बायोकेमिकल इनपुट्स दिए जाते हैं यहाँ पर, है ना, और ओवर इरिगेशन की जाती है, ज़्यादा इरिगेशन करने की ज़रूरत पड़ती है हायर प्रोडक्शन के लिए, मतलब कि ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ज़्यादा फसलों को ज़्यादा पानी पिलाना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने वहाँ पर केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया है, बायोकेमिकल का इस्तेमाल किया है, तो वो फसलें जो है पानी उन फसलों को पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए हम वहाँ उनको ओवर इरिगेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। ये जो फार्मिंग होती है यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है वो मेनली काय के लिए होता है, सेल्फ कंजप्शन के लिए, है ना, क्योंकि हमें पता है कि सब्सिस्टेंस का मतलब होता है सेल्फ कंजप्शन, यानी कि खुद की ज़रूरतों को पूरा करना या लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना, है ना, तो इसके लिए ये की जाती है। तो ज़मीन कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, कम ज़मीन पर ही ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें बायोकेमिकल इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इन सब का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो, है ना। अब क्या होता है कि द फार्मर टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड। ये फार्मर क्या करता है, कम ज़मीन से ज़्यादा जो है वो आउटपुट निकालता है, ज़्यादा प्रोडक्शन निकालता है, ठीक है। अच्छा, ये खेती इसलिए भी करना पड़ती है क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी में है वो इनहेरिटेंस राइट होता है, मतलब कि जैसे कि पिता है उसकी ज़मीन पर हक उसके बेटे का होता है। अगर उसके 4 बेटे हो गए तो मान लीजिए 4 बीघा ज़मीन थी, तो अब वो चारों में बढ़ जाएगी, तो वो 1-1 बीघा ज़मीन रह जाएगी, है ना, या 4 हेक्टेयर ज़मीन है तो वो 4 हेक्टेयर ज़मीन जो है 1-1 हेक्टेयर में चारों बेटों में डिवाइड हो जाएगी। तो अब उस 1 हेक्टेयर में ही उसको ओवर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि उसे अपना परिवार पालना रहता है, ठीक है, परिवार चलाना रहता है, तो इस वजह से इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती है। अब हम बात करते हैं कमर्शियल फार्मिंग की। देखिए अभी तक जो हमने फार्मिंग के टाइप्स पढ़े थे वो सेल्फ कंजप्शन के लिए पढ़े थे, मतलब कि जीवन निर्वाह करने के लिए वो खेती की जाती थी, है ना, या फूड के लिए वो खेती की जाती थी, जीवन चलाने के लिए। अब ये जो खेती होती है ये कमर्शियल पर्पस के लिए होती है। कमर्शियल फार्मिंग मतलब होता है व्यवसाय के लिए, है ना, ऑक्यूपेशन के लिए, बिजनेस के पर्पस के लिए जो खेती की जाती है उसे अपन कमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग में भी क्या किया जाता है, मॉडर्न इनपुट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हाई यील्ड वेराइटी के सीड्स ग्रो किए जाते हैं जिन्हें अपन HYV सीड बोलते हैं। इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाएगा, यहाँ पे भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि ये तो कमर्शियल पर्पस है ना, यहाँ तो और ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये क्रॉप जो है वो कमर्शियल पर्पस के लिए ग्रो होती है, तो इन दिस क्रॉप आर मेनली ग्रो फॉर कमर्शियल पर्पस। इट इज़ प्रैक्टिसाइज्ड ऑन ए लार्ज पीस ऑफ लैंड। अच्छा, ये जो खेती होती है ये बहुत ज़्यादा वाले लैंड एरिया में होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा पार्ट वाले लैंड में ये की जाती है ये खेती, और इसमें साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, कमर्शियल यूज़ के लिए ये खेती की जाती है। ये एग्रीकल्चर जो है इसके अंदर मशीन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर ये क्या होता है, इसके अंदर मशीन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। देखिए अब क्वेश्चन बनता है कि कमर्शलाइजेशन फार्मिंग में क्रॉप्स कौन से आएगी। तो देखिए ये क्या होगा कि इसकी जो डिग्रीज़ होगी कमर्शलाइजेशन की वो वेरी करेगी, मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से होगी। क्यों? क्योंकि देखिए अगर राइस आप
पंजाब में ग्रो करेंगे तो पंजाब में वो कमर्शियल क्रॉप कहलाएगी। क्यों? क्योंकि वो कंजप्शन के लिए, उस सेल्फ कंजप्शन के लिए इस्तेमाल नहीं करते, फूड क्रॉप के लिए इस्तेमाल नहीं करते, वो अपने खाने के लिए नहीं करते, वो मार्केट में उसे बेचने के लिए ग्रो करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर उड़ीसा में राइस को ग्रो किया जाएगा तो वो सबसिस्टेंस क्रॉप होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सेल्फ कंजप्शन के लिए ये खेती की जाती है, फूड के लिए ये खेती की जाती है ना। तो ये वेरी करती है अलग अलग जगहों पर। इंडिया के अंदर मेनली जो प्लांटेशन क्रॉप है वो है टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, ठीक है, और बनाना। इस प्रकार के जो क्रॉप है वो इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप मानी जाती है हमारे इंडिया के अंदर।